नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है मायके के रुतबे का जोरदार चाटा। पूजा और पवन की शादी के 2 दिन बीते थे। पूजा की नजरें बार बार अपने घर से लाए हुए बड़े बड़े सोफा, डिनर सेट और टीवी पर टिकी हुई थी। जल्दी से उसके कमरे में सेटिंग हो जाए, नहीं तो उसकी बूढ़ी सासू माँ का क्या भरोसा, कहीं अपने कमरे में मेरा सामान फिट न करवा ले। शादी के 2 दिन तो रस्म रीति रिवाज निभाने में ही बीत गए। सुबह सुबह पूजा नहा धोकर अपने कमरे में आई। उसकी साड़ी में सिलवटें पड़ गई थी। अपनी सासू माँ को आवाज लगाते हुए कहती है, माँ जी मेरा कपड़ा आयरन करवा दो, सिकुड़ गया है। मैं आयरन कपड़ा ही पहनती हूँ। बहू, आयरन कपड़ा खुद करके पहन लो, यहाँ कोई नौकर नहीं है। तो कैसे मैं तुम्हारा कपड़ा आयरन करवाऊं? पूजा ने कहा, माँ जी मैंने कभी कपड़े आयरन नहीं की। निर्मला जी कहती हैं, कोई बात नहीं, 5 मिनट ठहरो, मैं आयरन कर देती हूँ। ओह, मुझे कपड़े पहनने के लिए भी यहाँ रुकना पड़ेगा। निर्मला जी उसके कपड़े लेकर जाती हैं। आयरन ज्यादा गर्म होता है, पूजा के कपड़े जल जाते हैं। उसकी दुर्गंध सुनकर पूजा आवाज लगाती है, क्या हुआ माँ जी, मेरे कपड़े जल गए क्या? निर्मला जी कहती हैं, आयरन बहुत गर्म हो गया था। माँ जी मेरे कपड़े महंगे होते हैं, मैं फुटपाथ के कपड़े नहीं पहनती हूँ। और यह क्या, आपका आयरन कितना पुराना है। ओ माय गॉड, मैं किधर आ गई। इस घर में एक इलेक्ट्रॉनिक सामान भी ढंग का नहीं है। कैसे रहते हैं माँ जी आप लोग? मेरे घर में ऐसा नहीं है, हमारा कपड़ा हमेशा आयरन हुआ रखा रहता है। मेरे घर में आयरन करने के लिए नौकर चाकर लगे हुए हैं। पूजा ने गुस्सा से दूसरा सूट निकाला, वैसे ही पहन लिया और अपने पति से बड़बड़ाते हुए कहने लगी, आपके घर में कोई व्यवस्था नहीं है, ना किचन में आरओ का पानी है, न बाथरूम में गीजर है और ना कपड़े आयरन करने के लिए नौकर। मैंने 2 दिन से ठीक से पानी तक नहीं पिया और हमेशा आरओ का पानी पीती हूँ। ये नॉर्मल पानी पीऊंगी तो बीमार पड़ जाऊंगी। पवन मुस्कुराकर कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए बाहर से बोतल का पानी खरीद कर ले आऊंगा। तब तब तक तुम वह पानी पियो, थोड़ा मैनेज करो, मैं तुम्हारे लिए आरओ की व्यवस्था करता हूँ। हाँ, एक नए आयरन की भी व्यवस्था कर देना, यहाँ मुझे आयरन भी करने पड़ेंगे। इस घर में मैं कहाँ फंस गई। अरे बाबा, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे कपड़े आयरन कर दूंगा, अब तो ठीक है ना? पवन ने मुस्कुराते हुए बोला। 2-3 दिन बाद जब सब मेहमान विदा हो गए, पूजा के मायके से जो जो सामान आया था, धीरे धीरे सबकी फिटिंग होने लगी। कौन सा सामान कहाँ पर रखना है, कहाँ लगाना है। पूजा के मायके में से एक बहुत बड़ा सोफा आया था। निर्मला जी ने सोचा, बड़ा सोफा को हॉल में लगा देंगे, यहाँ मेहमान आते हैं और बैठेंगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले वाला सोफा छोटा है, उसको बहू के कमरे में फिट करवा देंगे। जैसे ही बड़ा सोफा हॉल में फिट हो गया, पूजा अपने कमरे से निकली। उसने अपने मायके का सोफा हॉल में लगा देखा तो चिल्लाते हुए बोली, यह मेरे पापा ने मेरे कमरे में लगवाने के लिए दिया है, मुझसे पूछे बिना मेरा सोफा हॉल में कैसे लग गया। निर्मला जी और उनके पति सुरेश जी अपनी नई नई बहू के मुंह से यह सब सुनकर अवाक रह गए। बहू, इसमें चिल्लाने की क्या बात है, यह सोफा बड़ा था, यहाँ मेहमान आते हैं इसीलिए यहाँ पर लगवाया है, छोटा तुम्हारे रूम में लगवा देंगे। पूजा बौखला कर बोली, छोटे सोफे पर आराम से बैठ नहीं पाती हूँ, मुझे ऐसे बैठने की आदत नहीं है, इसीलिए मेरे पापा ने इतना बड़ा सोफा मुझे दिया है। इसको अपने कमरे में फिट करवाऊंगी। मेरे कमरे में फिट करवाओ, मैं उस पुराने और घटिया सोफे को अपने कमरे में नहीं लगवाने दूंगी। अपनी बहू की बातों को सुनकर निर्मला जी को बहुत दुख हुआ। उनकी आंखों में आंसू आ गए। पास ही बैठे हुए निर्मला जी के पति सुरेश जी ने कहा, बहू सही कह रही है, हम पुराने सोफा को यहीं पर लगवा देंगे। मैंने तो तुमसे पहले कहा था, मुझे उसमें बैठने की आदत है, कितने सालों से उसी में बैठकर चाय नाश्ता करता आया हूँ।
हाँ बहू, ठीक है, हम अभी तुम्हारा सोफा तुम्हारे कमरों में लगवा देंगे। हाँ, जल्दी करिए। पैर पटकते हुए पूजा अपने कमरे में चली गई। निर्मला जी और सुरेश जी को बहू का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बहू जब देखो तब अपने मायके की दौलत का रौब दिखाती है। उसके मायके में ऐसा है, उसके मायके में वैसा है, मेरे पापा ने मेरे लिए दिया है। निर्मला जी अपने पति से कहती हैं, क्या कमी है इस घर में? मेरा बेटा पवन अच्छा कमाता है, आपकी पेंशन भी आती है, मैंने कभी कोई शिकायत नहीं की। हमारा घर अच्छे से चल रहा है, लेकिन जब से बहू आई है, हमारे घर में कोई न कोई कमी निकाल ही देती है। उसको तो ऐसे लगता है जैसे इस घर में कुछ है ही नहीं। सब कुछ उसके मायके से आया है। उसे अपने मायके का बड़ा घमंड है। सुरेश जी अपनी पत्नी से कहते हैं, कोई बात नहीं भाग्यवान, थोड़ा धैर्य रखो, अभी अभी घर में आई है, धीरे धीरे घर का माहौल और हम सबको समझ जाएगी। सुरेश जी के समझाने पर निर्मला जी तो समझ जाती हैं, लेकिन पूजा अपने हरकतों से बाज नहीं आती। उसे जब भी मौका मिलता अपने मायके का शान शौकत बखान करने लगती। अपने मायके से आया हुआ सारा सामान, एसी, टीवी, सोफा अपने कमरे में लगवा लेती है। एक दिन घर में मेहमान आ गए थे। सभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। एक बच्चे से प्लेट गिरकर टूट गया। उसकी आवाज सुनते ही पूजा अपने कमरे से दौड़े दौड़े आई और बोली, तुमसे कितने कहा था मेरे मायके से आई हुई डिनर सेट निकालने को माँ जी। डाइनिंग टेबल पर बैठी हैं, कोई बात नहीं, पर डिनर सेट क्यों निकाला? यह सब कांच की होती हैं और महंगी होती हैं। देखो ना, उस बच्चे ने मेरा प्लेट तोड़ दिया। ओ माँ जी, आपने इतनी महंगी प्लेट तो देखी ही नहीं होगी। मेरे पापा ने मेरे लिए दिया था, एकदम ब्रांडेड। आप अपनी स्टील की ही बर्तन यूज किया करो। निर्मला जी कहती हैं, हाँ हाँ बहू, तुम सही कह रही हो। पूजा फिर बड़बड़ करने लग जाती है, कुछ भी लोकल मार्केट से नहीं खरीदते हैं। अपनी बहू की कड़वी बातें सुनकर निर्मला जी फिर से उदास हो गई। बार बार बहू अपने मायके की दौलत दिखाने लग जाती है। एक दिन निर्मला जी ने बहू को प्यार से समझाने की कोशिश की। बहू, अब मेरे पापा मेरा मायका मत किया करो। तुम्हारे मायके में जो कुछ है उनका है। अब तुम्हारा ससुराल इधर है, ससुराल में जो कुछ भी है वह तुम्हारा है। पवन तो ऑफिस में ही बिजी रहता था। घर पर ही निर्मला जी, सुरेश जी अपने बहू के साथ रहते थे। कुछ ही दिनों में बहू के पग फेरने का दिन आया। बहू को मायके जाना था। निर्मला जी बहू को मार्केट ले गई। 3,000 की 2 साड़ियां खरीदी। घर वापस आकर पूजा ने कहा, माँ जी ये साड़ियां आप किसके लिए खरीदी हो? बहू, तुम्हारे लिए। घर जाओगी तो डेली में पहन लेना, तुम्हारे ऊपर यह कलर बहुत जचेगी। माँ जी, मैं लोकल मार्केट की साड़ियाँ नहीं पहनती हूँ। मेरी साड़ियाँ ब्रांडेड होती हैं। यह 1500 रुपए की साड़ियाँ मैं अपने मायके में पहनूंगी, लोग मेरा मजाक बनाएंगे। मेरे पापा ऐसी साड़ियाँ काम वाली को त्योहार में देते हैं। और जितनी साड़ियाँ सूट में ले आई हूँ, एक साड़ी की कीमत 20,000 की है। अगर मैं साड़ियाँ घर में ले जाऊंगी आपकी, तो मेरी सब हंसी उड़ाएंगे कि नई नई बहू को क्या पहनने को दिया है। आप ये रद्दी साड़ियाँ अपने पास रखिए। आपको पता नहीं है मेरे मायके वाले कितने शान से जीते हैं। इतना दहेज लेकर मैं आई हूँ। हाँ, आपने तो मांगा नहीं था, फिर भी खुशी खुशी मेरे पापा ने दिया है। आपके घर में सिर्फ 4 कमरे हैं, मेरे मायके में 4 मंजिला मकान बना है और एक बड़ा घर अलग से पड़ा हुआ है। वह तो पवन और मैं एक कॉलेज में पढ़ाई साथ साथ की थी। वह मुझे पसंद था, इसीलिए मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। नहीं तो आप कहाँ और हम कहाँ। हमारी हैसियत आपसे कहीं ज्यादा बढ़कर है। वहीं पास में खड़े सुरेश जी बहू की बातें सुन रहे थे। बीच में काटते हुए बोले, तुमने लव मैरिज की थी, हमारा बेटा तुम्हें पसंद था, हम तो तुम्हारे घर रिश्ता लेकर नहीं आए। रही बात हैसियत की, तो हैसियत पैसे से नहीं, उसके अच्छे व्यवहार से बनती है। तू मेरे ऑफिस आसपास पड़ोसी से पूछ लो जाकर, हमारा कितना नाम है, कितना सब इज्जत करते हैं। साड़ियाँ नहीं लेनी है मत लो, ऐसे ही चली जाओ। सूरज जी की बातें सुनकर पूजा का मुंह बन गया। अपना मुंह फुलाकर सीधा अपने कमरे में घुस गई।
निर्मला जी अपने पति की तरफ देखते हुए कहती हैं, छोड़िए जी, जाने देते, अभी बच्ची है। नहीं, कोई तुम्हारा निर्मला हर समय अपमान करे, मैं यह बर्दाश्त नहीं करूँगा। जब देखो तब तुम्हें अपने मायके का धौंस दिखाती है। बहू, तुम भी किसी से कम नहीं हो। कुछ दिनों बाद पूजा के पापा ने नया घर लिया और गृह प्रवेश का कार्यक्रम रखा था और सपरिवार खाने पर निमंत्रण मिला था। पूजा अपने मायके जाने लगी तो सास ससुर से कह कर गई कि आप लोग बन ठन कर अच्छे कपड़े पहन कर आना और महंगे ब्रांडेड गिफ्ट लाना, नहीं तो मायके में मेरी सब हंसी उड़ाएंगे। शहर के सभी बड़े बड़े रईस लोग आएंगे इस पार्टी में। यह कहकर चली गई। पवन जब अपने माता पिता के साथ इस पार्टी में पहुंचा तो पूजा का व्यवहार वहां भी रूखा था। उसने तो एक बार भी चाय पानी भी नहीं पूछा और न ही घर के दूसरे सदस्य ने उन्हें इतना मान सम्मान दिया। ठीक से किसी ने बात भी नहीं की। बेचारे दोनों लोग भी गृह प्रवेश का फंक्शन खत्म होने पर घर वापस आ गए। निर्मला जी, सुरेश जी को भी अपने बहू के मायके वालों का व्यवहार कुछ अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सोच लिया अब वहां कभी भूल से कदम भी नहीं रखेंगे और बहू पूजा तो सिर्फ दिखावा में ही लगी थी। एक बार जाकर देख लिया, उन्होंने न तो ढंग से पूछा न बात की। मेरे मायके में यह है, मेरे मायके में ऐसा है, वैसा है। थोड़े दिनों बाद पूजा के घर में उसकी बहन की शादी पड़ी, लेकिन निर्मला जी और सुरेश जी शादी में नहीं गए। निर्मला जी पहले से ही ठान कर बैठी थी। अपनी तबीयत का हवाला देते हुए घर में आराम करने का निर्णय लिया और सुरेश जी ने कहा, मुझे निर्मला का ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसी हालत में अकेला उसे नहीं छोड़ सकता। दोनों शादी में जाने से बच गए और खूब हंस रहे थे और भगवान का शुक्रिया मना रहे थे। एक दिन निर्मला जी के सबसे छोटे भाई को बहुत मिन्नतों के बाद जुड़वा बेटा हुआ था। उसकी बधाई का उत्सव मनाने का कार्यक्रम रखा गया। निर्मला जी को फोन से निमंत्रण मिला और उनके मायके में यह रिवाज था कि अगर भतीजा या भतीजी होती है तो बुआ बधाई लेकर आती है। बधाई में बहुत सारा सामान ले आती है। बच्चों के लिए कपड़े, सोने चांदी के कड़े, चेन, खिलौने, मिठाइयाँ, माँ के लिए उपहार और न जाने क्या क्या। वापस आने पर उसके मायके वाले खूब उपहार भी देते हैं। खूब धूमधाम से बधाई मनाई जाती है, नाच गाना होता है। निर्मला जी ने अपने पति से कहा, सुनो, बहुत सालों के इंतजार के बाद मेरे भाई को एक नहीं जुड़वा बच्चा हुआ है, एक बेटा एक बेटी। तो दोनों के लिए सोने का चैन लेकर जाऊंगी। सुरेश जी ने अपने पेंशन के पैसे निकाले। उन पेंशन के पैसों से सोने की जंजीर, कपड़े, खिलौने, बच्चों के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आए। साथ ही पालना, झूला, बेबी वॉकर खरीदा। पूजा ने यह सब कुछ अपने मायके में कभी नहीं देखा था, क्योंकि उसके उधर यह सब रिवाज नहीं था। थोड़ा बहुत आश्चर्य थी कि अपने मायके के लिए सासू माँ कितना कुछ कर रही हैं। पूजा ने अपने सासू माँ से कह दिया, आपको अपने मायके के लिए इतना करने की क्या जरूरत है, मायके वाले तो हमेशा देते हैं। मैंने तो आपको कभी अपने मायके जाते हुए भी नहीं देखा। मुझे इस घर में आए हुए पूरा 1 साल हो गया है। आप एक बार भी अपने मायके नहीं गई और आज जब जा रही हैं तो इतना बधावा लेकर। मैं मायके नहीं गई बहू, तुम दोनों की नई नई शादी हुई थी, अकेले छोड़कर नहीं जा पाई। आज जब मौका मिला है तो धूमधाम के साथ मैं तो बुआ बनने की खुशी में अपने मायके जाऊंगी। तुम भी चलना पूजा। पूजा मुंह चिढ़ाते हुए कहती है, मैं यहाँ ठीक हूँ, वहाँ गांव में जाकर क्या करूँगी। न तो गांव में ढंग से लाइट आती है, न बाथरूम और न दूसरी व्यवस्था होती है। बोल चाल भी अजीब होती है। निर्मला जी कहती हैं, तुम एक बार मेरे मायके चलो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। पवन ने भी पूजा से कहा, हम सबको अवश्य जाना है। मामा जी बार बार तुम्हें कब से बुला रहे थे और जब मौका मिला है तो तुम हमारे साथ जरूर चलना। जैसे तैसे बेमन से पूजा अपने सासू माँ के साथ उनके मायके के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन अंदर से घबराई हुई थी कि पता नहीं वह गांव में कैसे रहेगी। कभी गांव नहीं गई, वहां का माहौल कैसा होगा।
आखिरकार वह दिन भी आ गया जिसका निर्मला जी को बेसब्री से इंतजार रहता है। वह एक गाड़ी में अलग से बधावा लेकर पहुंची। जैसे वह अपने मायके के गांव में पहुंची तो देखा बाहर ही ढोल नगाड़े पटाखे फूलों से उनका स्वागत हो रहा है। परिवार के सभी सदस्य बाहर खड़े हैं और माला पहना रहे हैं। सब बच्चे नाच गान कर रहे हैं। निर्मला जी भी बच्चों को गोद में लेकर नाचने लगी और उसकी नजर उतारने लगी। निर्मला जी के पिताजी उसे बड़े से हॉल में ले गए। खूब अच्छी सी शानदार सोफा पर बहू बेटे को बिठाया। उन पर फूलों की बारिश हुई। पहली बार नई बहू घर आई है। अपने दामाद बेटी का भी स्वागत किया। ऐसे भव्य स्वागत को देखकर पूजा की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने सोचा था कि उसकी सास का मायका गांव में है, उधर तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन इतना कुछ देखकर वह दंग रह गई। जैसे उसने घर में प्रवेश किया, उसने देखा सारे घर में मार्बल लगा हुआ है। कहने को तो दो भाइयों का छोटा परिवार है, लेकिन घर इतना आलीशान और बड़ा है कि 10-12 घर इकट्ठे बन जाएंगे। पूजा की नजरें रसोई घर में पड़ी। रसोई घर नहीं, बड़ा सा हॉल लग रहा था। बड़े बड़े ड्रम में चावल, तरह तरह के दाल, सब्जी का भंडारा, सब देखकर चौंक गई। सोने की थाली, ग्लास, कटोरा देखा तो उसने अपनी उंगली दांत से दबा ली। उसे लगा यहाँ सब सोने की थाली में खाते हैं। और मैं अपने सासू माँ को डिनर सेट के लिए कितना सुना रही थी। उस घर में बड़ा सा आंगन है, 4-4 कारें खड़ी हैं। आंगन के पीछे बगीचा जिसमें तरह तरह की सब्जी लगे हुए हैं। चारों तरफ कमरा ही कमरा है। सब अच्छे से मेंटेन है। उसे लग रहा था कोई गांव नहीं, जैसे कोई 5 स्टार होटल में आई है। इतना शानदार घर देखकर पूजा के होश उड़ गए। हर काम के लिए अलग अलग नौकर चाकर थे। इतने बड़े शहर में होते ही नहीं है। बड़े बड़े घर गांव में ही देखने को मिलते हैं। तभी निर्मला जी की दोनों भाभियां आती हैं। उनकी बड़ी सी बारात में पैर धुलती हैं। बड़ी दीदी कहकर खूब मान सम्मान देती हैं। जब खाने की बारी आती है तो पूजा 56 प्रकार के भोग गिनती ही रह जाती है, पर गिन नहीं पाती। रात को पार्टी के बाद सब हंसी टोली करने बैठ गए, लेकिन पूजा का मन बड़ा ही बेचैन था। कब वो अपनी सासू माँ से पूछे कि माँ जी, आपका इतना अच्छा परिवार है, लेकिन आपने कभी बताया नहीं। आखिरकार उसे मौका मिल गया। अपनी सासू माँ के बेड के पास गई और बोली, मामा जी क्या करते हैं माँ जी? इतना बड़ा मायका है, इतना आलीशान है, आपने कभी इसका गुणगान नहीं किया। निर्मला जी ने कहा, मेरे भैया, बड़े भैया गांव के मुखिया हैं और छोटा भाई जमींदार है। उसके पास बहुत जमीन है, 2-3 फार्म हाउस भी है। क्या मामा जी के इधर फार्म हाउस भी है? हाँ बेटा, यह पूछो क्या नहीं है मेरे दोनों भाइयों के पास। फार्म हाउस है जिसमें ट्यूबवेल लगा है और साथ ही साथ खूब बड़ा बागान है, बल्कि घर की सारी सब्जियां वहीं से आती हैं। गांव के लोग को भी फ्री में दे देते हैं। सब ताजी ताजी सब्जियां खाते हैं। अपनी सासू माँ की बात सुनकर पूजा का मुंह खुला का खुला रह गया। उसके सासू माँ के मायके वाले किसी रईस खानदान से कम नहीं है। गांव का मुखिया, ओ माय गॉड, 4-4 कारें, गाय भैंस, फार्म हाउस, सोने के बर्तन, बाप रे बाप, और न जाने क्या क्या। इतनी जमीन जायदाद है इनके पास। लेकिन उसके सासू माँ ने कभी अपने मायके की कोई जिक्र नहीं किया, कभी बखान नहीं किया, नहीं कभी उन्हें अपने मायके का घमंड दिखाया। लेकिन मैंने तो कोई भी मौका नहीं छोड़ा, अपने मायके का हमेशा धौस जमाया। आज उनके मायके के आगे उसका मायका फीका लग रहा था। सासू माँ के मायके वाले कितने दबंग हैं, यह सोचकर अंदर ही अंदर अब वह आत्मग्लानि से भरती जा रही थी। उसे लग रहा था कब वो घर पहुंचे अपने सासू माँ से माफी मांगे। 2 दिन तक खातिरदारी करवाने के बाद निर्मला जी, सुरेश जी अपने अपने घर वापस आ गए और मायके वालों ने उन्हें खूब ढेर सारा विदाई के समय उपहार दिया था। घर आकर पूजा ने अपना उपहार खोला। सोने की मोटी चैन, साथ में महंगी साड़ी देखकर वह दंग रह गई और अपनी सासू माँ से कहती है, आप हमेशा इतने अच्छे परिवार में रही हैं, लेकिन फिर भी आपने मुझे कुछ नहीं जताया, नहीं आपने कभी गुणगान किया।
मैंने अपने मायके की कितनी बार दबंग दिखाया है, अब बहुत बुरा लग रहा है। माँ जी, आप मुझे माफ़ कर दें, और उनके गले लग जाती है। निर्मला जी अपने बहू से कहती हैं, बेटा मैं तो हमेशा से ही बहुत सुख सुविधाओं में पली बड़ी हूँ। तेरे ससुर की ईमानदारी से प्रभावित होकर मेरे पिताजी ने मेरी शादी उनके साथ कर दी थी और सोचा था खूब दहेज देंगे, आर्थिक मदद कर देंगे ताकि मेरी बेटी को कोई परेशानी न हो। सुरेश जी ने जो किया अपने दम पर किया और आज जो भी है मेरे पास मैं खुश हूँ। सुरेश जी ने मदद तो दूर दहेज का एक तिनका भी लेने से इनकार कर दिया। उन्हें पसंद नहीं था अपने ससुराल के पैसे लेकर अपना घर चलाएं। उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचती, इसीलिए मैंने भी अपने पति का मान रखने के लिए कभी भी मायके के कोई मदद स्वीकार नहीं किया। मेरे मायके में जाकर देखो कितना सम्मान करते हैं सब मेरा। पैसा जरूरी है या मान सम्मान? अब तुम ही बताओ, अगर मैं अपने मायके से पैसा लाती, भाई भाभियां कहती कि अपने मायके के सहारे पल रही है, आज मेरा इतना मान सम्मान होता? नहीं ना। अपने सासू की माँ के गले लग जाती है और कहती है, सासू माँ आपने मुझे अपने जीवन की एक अनमोल शिक्षा दी है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, मान सम्मान बड़ा होता है, जो मैंने अपने मायके में कभी सीखा ही नहीं। मैंने आपको कितना बेइज्जत किया, गुस्सा किया, आप मुझे माफ कर दो। और अब पूजा अपने सासू माँ से बहुत अच्छा व्यवहार करती है। दोस्तों, आई होप ये कहानी आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।